टॉपिक है आज का कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी चार्ज को रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी चार्ज को रखेंगे तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पे अपना इफेक्ट नहीं डालेगा और वो इफेक्ट आपको किस रूप में दिखेंगे? फोर्स के फॉर्म में। उस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी। जब भी किसी चार्ज को, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, आप उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो चार्ज फील्ड उस चार्ज पे फोर्स लगाती है। दो तरीके का काम कर सकता है वो। एक, अगर आपने, जैसे हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, अब इस तरफ फील्ड है, इसका यह मतलब हुआ होगा कि इधर कोई एक बड़ा सा सोर्स चार्ज होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। क्लियर? इधर एक बड़ा सा सोर्स चार्ज होगा जिसकी वजह से, या हमने कोई सोर्स लगा रखा होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्रिएट कर रहा है। हमने एक क्या किया, हमने एक पॉजिटिव चार्ज को इस फील्ड में रखा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को रखा, ये पॉजिटिव चार्ज तो फील्ड की तरफ जा रहा था। और आप बताइए, इसे फील्ड की तरफ जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? जाना चाहिए था, क्योंकि भाई ये अगर सोर्स चार्ज है जो कि फील्ड इस डायरेक्शन में क्रिएट कर रहा है, पॉजिटिव नेचर का होगा। बोलो, ये पॉजिटिव नेचर का होगा ना। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज है, इसका मतलब सोर्स चार्ज पॉजिटिव है। अगर आप कोई भी दूसरा छोटा पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इसे तो रिपेल करेगा, तो इसको तो इधर ही जाना चाहिए ना। इस वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का मोशन होता है। पॉजिटिव चार्ज का मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगी। क्लियर? और फोर्स कितनी लगेगी? आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो भाई इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज होगा। फिर से समझिए, हम ये कह रहे हैं अगर आपने किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करेगा। मोशन के बारे में अगले पार्ट में देखेंगे हम लोग। अभी फिलहाल ये समझिए कि ये इस पे एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस कह सकते हैं, और फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा ना, क्योंकि यहां पे जो सोर्स चार्ज बड़ा सा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो भाई इस पे जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन तो इधर ही होगा ना। और फोर्स होगा कितना? F इक्वल टू QE, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज चलेगा। तो F इक्वल टू QE या EQ, याद रहेगा, F इक्वल टू QE। क्लियर? समझ गए बात को? वेरी गुड। तो ये लगता है फोर्स। अभी फिलहाल फोर्स से रिलेटेड दो तीन बातें समझ लेते हैं, फिर फोर्स की वजह से मोशन होगा, उस मोशन को समझना है। मोशन 1D होगा, 2D होगा, कैसा होगा उनको देखना है। क्लियर? एक छोटा सा बेसिक सवाल है कि मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है आपके पास, और इलेक्ट्रॉन का मास आपको दे रखा है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पॉजिटिव के नेगेटिव होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के में इलेक्ट्रॉन को अगर रख देंगे, आप ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले जाएगा कि अपोजिट फोर्स लगाएगा? अपोजिट फोर्स लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करती है और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर है तो फोर्स इस पे इधर लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पे सोर्स चार्ज पॉजिटिव नेचर का है, तो नेगेटिव चार्ज को खींचेगा ना। आई बात समझ में? अब देखो, इसी कंसेप्ट पे बेस ये सवाल था, बेसिक सा समझने के लिए। अब ये इलेक्ट्रॉन को जैसे तुम हवा में छोड़ दोगे, ये गिरना स्टार्ट करेगा अपने वेट की वजह से, भले ही छोटा सा वेट है। अब इस वेट की वजह से ये गिरना स्टार्ट करेगा, फॉल करेगा। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हवा में लटके, गिरे नहीं, तो हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगा एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के। अगर कोई चीज गिर रही होती है और हम चाहते हैं कि वो ना गिरे, तो जिस डायरेक्शन में वो गिर रही होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, उतने ही मैग्नीट्यूड का। तो यहां पे हम इस फोर्स को इसके वेट की वजह से गिरने देना नहीं चाहते हैं,
और उसे रोकने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए। आप ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर अप्लाई करोगे, गिरने के डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे बाबू? नहीं करोगे। अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको नीचे ही गिराएगा और नीचे गिराएगा इसे। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अलोंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। मतलब जिस डायरेक्शन में वो गिर रहा होगा उसी डायरेक्शन में आपको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देना पड़ा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होगा, इसके वेट इस इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, F बराबर QE फोर्स लगाएगा और बैलेंस कर लेगा इसको। हमें उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर प्रोवाइड नहीं करना है, जस्ट उतना देना है इलेक्ट्रिक फील्ड ताकि ये फोर्स को बैलेंस कर सके, इसके वेट को बैलेंस कर सके। क्लियर? F बराबर QE, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे। तो बस हमसे पूछा गया कि भाई बताइए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दें। आपको पता है कि ये फोर्स किसको बैलेंस करेगा, इसके वेट को। तो F बराबर QE समझ पाए, इक्वल टू mg। हमें E फाइंड करना है, E इक्वल टू क्या होगा, mg बाय Q। अब आपको पता है कि m का मास वैल्यू दे रखा है, m का वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, g का वैल्यू 9.8 बाय q का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसको सॉल्व करेंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट फोर्स पर यूनिट चार्ज, सॉरी E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बाबू F बाय Q ना, तो न्यूटन पर कूलम। प्लीज याद रखिए। एक दूसरा यूनिट और बताए थे, वोल्ट पर मीटर, याद रखिएगा। न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम में इसका यूनिट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे बाबू, नहीं 5 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, चेक कर लीजिएगा। क्लियर है? क्लियर है? सामने वाला सवाल बनाइए डिट्टो। अगला क्वेश्चन है, एक वाटर ड्रॉप है, चार्ज्ड है और उस वाटर ड्रॉप का मास 10 टू द पावर -3 किलोग्राम है। अगर वो गिर रहा है ग्रेविटी के अलोंग, हम चाहते हैं वो ना गिरे, तो कितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें प्रोवाइड करना होगा, किधर? छापो। सेम सवाल है, एक वाटर ड्रॉप है जो अपने खुद के वेट की वजह से गिरना चाह रहा है, जो कि इसका मास दे रखा है, हमें इसे नहीं गिरने देना है, तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स चाहिए होगा हमें। और ये फोर्स हम किससे डिमांड कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा भाई हमसे अगर फोर्स चाहते हो तो हम तुम्हें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देंगे। बोला ठीक है, हमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स दोगे ना, कोई बात नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम इधर प्रोवाइड कर दिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे, अब यहां पे चार्ज नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? वाटर ड्रॉप है, चार्ज नेगेटिव है कि पॉजिटिव? कैसे पता चला? आपको कहा गया कि बस चार्ज वाटर ड्रॉप है, तो चार्ज नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? हाँ, अब सोचो, सीधी सी बात है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ये नीचे गिर रहा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपोजिट लगाते तो फोर्स इधर लग रहा होता और ये गिराएगा ही। गलती हो गई, मतलब चार्ज नेगेटिव है। सेम सवाल था, चार्ज के डायरेक्शन पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाता है उसका डायरेक्शन डिसाइड करता है। चार्ज के नेचर पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर डिपेंड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर पे चार्ज डिपेंड करता है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अलोंग फोर्स लगाएगी। आई बात समझ में? अब हमें सुनो, अब इसमें चार्ज अगर नहीं भी दिया जाए तो आपको नेगेटिव ही लेना है। कारण यह है कि इसके वेट को होल्ड करना है, तो वेट के डायरेक्शन में चार्ज मतलब फोर्स लगना है, और फील्ड इसके डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तभी इसका मतलब ये चार्ज नेगेटिव होगा। चलिए कोई बात नहीं, क्लियर हो गया। अब ये फोर्स किसके बराबर होगा? QE के, जिसको होल्ड करना है mg, हमें E प्रोवाइड करना है, इक्वल टू mg बाय Q।
M पता है, G पता है, Q पता है, E निकल आएगा। बस ये चीजें समझनी थी आपको कि फोर्स के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है। बस ये चीजें आपको समझनी है, इतना बस जरूरत है। ये बात समझ गए? वेरी गुड। एक बढ़िया सवाल बनता है इसमें, अच्छा सवाल एक है, कर लेते हैं। अब सुनो, आप ये बताइए, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बचपन से हम लोग रटते आए हैं, कितना होता है? 2 पाई रूट एल बाई जी। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है 2 पाई रूट एल बाई जी। लेकिन हो क्या रहा है पता है तुम्हें? ये जी बदल जाएगा अभी। यहां पे एक्चुअल में ये जी जो लिखा आएगा वो इफेक्टिव होगा, मतलब नेट जी जितना लग रहा होगा। आइए देखते हैं, जी सिर्फ जी के बराबर ही लग रहा है कि कुछ ज्यादा लग रहा है। तो यहां पे हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ध्यान से देखना बोर्ड पे बाबू, हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है कुछ सोच समझ के दे रखा है, एक सुटेबल या कुछ और दे रखा होगा। अभी फिलहाल जो गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो mg बाय क्यू गिवन है। कितना? mg बाय क्यू। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सिंपल पेंडुलम को रख दिया गया और इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल पेंडुलम के लेंथ के अलोंग है। तो बताइए सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा? तो फॉर्मूला तुम्हें पता है रूट एल बाई जी, लेकिन जरा देखते हैं ये जी चेंज हो रहा है क्या, चेक करते हैं। आप ये बताइए, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के अलोंग फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, एक फोर्स इस पे ऑलरेडी पहले से लग रहा है, होता है mg। अगर ये सिर्फ यही फोर्स लग रहा होता है तो टाइम पीरियड ये होता था रूट एल बाई जी। लेकिन एक्स्ट्रा फोर्स एक और लग रहा है, कौन सा? हाँ, एक फोर्स और एक्स्ट्रा लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। कितना? F इक्वल टू QE। तो अब आप बताइए कि नेट फोर्स बैलेंस हुआ। अब इफेक्टिव क्या होगा? नेट फोर्स बाय मास। हाँ, तो G इफेक्टिव क्या होगा? G इफेक्टिव अब आपका बदल जाएगा, G इफेक्टिव नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। नेट फोर्स कितना है? QE प्लस mg बाय टोटल मास, तो m ही है ना, सिस्टम का मास m ही है ना। क्लियर? एक्चुअल में G इफेक्टिव नहीं, एक्सेलरेशन इफेक्टिव होता है, और ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास, F नेट बाय m होता है ना। चलो आप हमें ये बताओ, Q तो Q ही रहेगा, E के बदले आप mg बाय Q रख सकते हो, E के बदले mg बाय Q रख दिए, प्लस mg बाय m। आप बताओ, ये Q से ये Q मर गया, अब बताओ m उड़ गया, आंसर 2g, यानी G इफेक्टिव हमारा बदल गया। तो रूट आंसर आ गया आपका टाइम पीरियड 2 पाई रूट एल बाय 2g। दिस इज योर आंसर। एक बार देख लो, दिक्कत हो तो बात करो, मतलब पूछो, नोट कर लीजिए, प्रॉब्लम हो दोबारा समझाते हैं। कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस बॉब पे फोर्स लगाएगी, कितनी? QE। एक एक्स्ट्रा फोर्स पहले से ऑलरेडी लग रहा होता है mg, अब एक्स्ट्रा फोर्स आ गया आपका QE, तो नेट पुलिंग फोर्स QE प्लस mg बाय टोटल मास। सॉल्व करेंगे, E का वैल्यू दे रखा है, पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका टाइम पीरियड नया वाला। एक्चुअल में टाइम पीरियड में यहां जो G होता है ये A इफेक्टिव होता है, तो G इफेक्टिव का वैल्यू अभी हमने सॉल्व किया तो 2g आया, तो L बाय G 2g। क्लियर? समझ पाए? अगर ये बात आप समझ गए तो इसी सवाल को एक होमवर्क दे देते हैं हम आपको। हाँ सर, टेंशन T इक्विलिब्रियम है ना, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है तो टेंशन की वजह से ये होल्ड है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं चेंज होगा? आप ही बताइए, एक ऑब्जेक्ट है जो मान लीजिए 100 न्यूटन से नीचे गिर रहा है, ऊपर की तरफ अगर मान लो 30 न्यूटन आप लगा दोगे तो 70 न्यूटन की वजह से एक्सेलरेशन बनेगा ना, वही तो हो रहा है। आई बात समझ में? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ही ऐसा डिजाइन किया गया था ताकि ये G के फॉर्म में आ जाए एक्सेलरेशन। खैर, अगर ये बात आप समझ गए हैं, एक सवाल होमवर्क के लिए कर लीजिए इसी में। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर दिया, सारी चीजें वही रही, वैल्यू हमने चेंज कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल दिया है। ऊपर तो नहीं देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नहीं देंगे, होमवर्क रहेगा, इसे नोट कर लीजिएगा, ये सवाल होमवर्क।
जो लोग समझ गए थे उसके लिए था ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताइए नया टाइम पीरियड इसका। अभी 2 मिनट में अगर बन गया तो 10 रुपए कैश प्राइज। समय शुरू हुआ, मिटाई से चलिए बन ही जाएगा। इसे होमवर्क के लिए नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनो सर, आइए आइए बात करें, बोर्ड पे आ जाओ। अब है क्या कि अगर आपने क्या देखा कि किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से इलेक्ट्रिक उस चार्ज पे फोर्स लगता है, तो भाई फोर्स लगेगा तो मोशन तो होबे करेगा। कौन कहता है ये फोर्स लगेगा मोशन होगा, ऐसा कौन कह गया? न्यूटन बाबा रे। पहला नियम, फोर्स होगा तो मोशन होगा। आई बात समझ में? फोर्स लगेगा तो मोमेंटम में चेंज होगा, मोशन होगा। आइए उसी मोशन को ऑब्जर्व करें। थोड़ा सा बोर्ड पे कंसंट्रेट करेंगे प्लीज, थोड़ा आ जाओ बाबू। आप हमने ये एक पॉजिटिव प्लेट लिया, एक नेगेटिव प्लेट लिया, ताकि हमें इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होगी, हाँ या ना? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला। एक बीच में छोटा सा चार्ज लिया हमने और उस चार्ज को v नॉट वेलोसिटी से थ्रो कर दिया इस फील्ड में, जस्ट थ्रो किया। अब आप ये बताओ ई कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज जैसे यहां आएगा, ये पॉजिटिव प्लेट बोलेगा मेरी तरफ आओ, और नेगेटिव बोलेगा दूर जाओ। वाह कमाल हो गया। पॉजिटिव प्लेट भी बुला रहा है, नेगेटिव प्लेट भी रिपेल ही कर रहा है। ओवरऑल इसका मोशन सीधा तो नहीं होगा। अब अगर ऐसा होता कि पॉजिटिव बुला रहा है नेगेटिव बुला रहा है और दोनों बराबर बराबर बुला रहा है तो ये सीधा सीधा जाता, लेकिन पॉजिटिव बुला रहा है और नेगेटिव भी धक्का ही दे रहा है। इसका मतलब इसका मोशन सीधा नहीं होगा। इसका मोशन नहीं लग रहा है कि धीरे धीरे ये पॉजिटिव प्लेट में समा जाएगा जल्दी से? बोलो, मोशन ऐसा ही होगा। ये मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, ये मोशन आपका प्रोजेक्टाइल टाइप का हो गया, मोशन इन अ प्लेन हो गया, 2 डायमेंशनल मोशन हुआ। क्यों? कि जैसे थ्रो करोगे तो ये ऐसे मोशन करेगा, मतलब आगे भी गया और ऊपर भी गया, मोशन ऐसा होगा। अब इसमें कैलकुलेट क्या क्या करना होगा कि कितने एंगल से डिफ्लेक्ट किया। जब वो फील्ड से बाहर हुआ होगा तो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, आई बात समझ में? और कितना वर्टिकल डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल करी। हमने फिलहाल इसको माना है कि इसके बीच का d/2 पे, तो ये d/2 का वैल्यू कितना होगा, किस फॉर्म में? क्लियर है? समझ पाए? कैलकुलेशन शुरू करें। बोले थे प्रोजेक्टाइल देख के आइएगा। जब 2 मोशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक x वाला मोशन लगाते हैं और एक y वाला मोशन लगाते हैं। दोनों चीजों में u, a, s ये सब ढूंढते हैं और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करते हैं। ये नहीं करते हैं। आइए शुरू करते हैं x वाले मोशन में। अगर मोशन हमारा x के अलोंग होगा, मोशन अलोंग x डायरेक्शन, अब बताओ, आप ये बताइए क्या इसके पास इनिशियल वेलोसिटी x की तरफ है? आपने इसे फेंका था x को ही मान के ना, यही सोच के फेंका था कि v नॉट से फेंक रही सीधा जाए, यही सोच के। मतलब इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कोई छापोगे नहीं है। आप ये बताइए जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंका जाता है उसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है? नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी से फेंके नहीं होगा। और यहां पे हम बता रहे हैं आपको ग्रेविटी फ्री स्पेस है आपके सिलेबस में। इवन मेंस भी कभी कभी पूछता है ग्रेविटी डाल के। क्लियर है? तो आपको मान के चलना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं कर रही, अभी ग्रेविटी फ्री स्पेस है ये, ठीक है? ये ग्रेविटी फ्री है, अभी यहां पे जी का कोई मामला नहीं होगा। समझ गए? आप अगर एक्सेलरेशन बनाओगे तो होगा, जी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्लियर? तो v नहीं है, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में नहीं होता है, प्रोजेक्टाइल में आपको पता होगा ये। गुल अब बताइए डिस्टेंस ट्रेवल इन x डायरेक्शन कितना होगा? बताइए, यहां से चलना स्टार्ट किया और बाहर हो गया तो जितना लेंथ ऑफ प्लेट होगा, मान लेते हैं लेंथ ऑफ प्लेट l है, कोई दिक्कत? लेंथ ऑफ प्लेट l है तो डिस्टेंस l के बराबर ट्रेवल होगा। कितने टाइम में? मान लेते हैं t, कोई दिक्कत? इसी को कहते थे जन्म पत्री, बोले थे देख के आइएगा। इतना बना लिए। अब क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, v ut
S बराबर, अब लगाओ, S इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ए एक्स का वैल्यू 0, ये वाला टर्म मर गया। अब बताओ L इक्वल टू यू वी नट टी, कोई दिक्कत नहीं ना? याद है प्रोजेक्टाइल में क्या करते थे, यहां से टी निकाल के वाई डायरेक्शन में पुट कर देते थे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आती थी। यहां तक समझ पाए? यहां तक समझ पाए? आगे बढ़ते हैं। यहां से टी निकाल लीजिए, आवश्यकता पड़ेगी वाई डायरेक्शन वाले मोशन की। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? एल बाय वी नट। कोई दिक्कत? वाई डायरेक्शन में आ जाए, वाई डायरेक्शन में आए, यहां तक दिक्कत नहीं ना? आओ वाई डायरेक्शन में, मोशन अलोंग वाई डायरेक्शन, छापना नहीं। अब बताओ y में आपने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी है, क्या जब आप इसे फेंक रहे थे सोच रहे थे कि थोड़ा सा ऊपर भी जाए? नहीं सोचे रहे थे ना, ऊपर गया आपके बिना सोचे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऊपर गया है। आपने ऐसे फेंका था क्या? आपने तो सीधा फेंका था, आपने इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में दी ही नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में नहीं है। अब आप ये बताओ y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है? क्यों? क्योंकि y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो y डायरेक्शन में फोर्स क्यों लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड खींच रहा है ना नेगेटिव चार्ज को फोर्स लगा के। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड जो खींचेगा इस पे एक फोर्स लगाएगा इस पे, इस तरफ कितना इलेक्ट्रिक फोर्स, और वो होगा Q E के बराबर। अब आप ये बताइए A बराबर F बाय M होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? QE बाय M। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑब्जेक्ट के पास, चार्ज पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन QE बाय M होता है या F बाय, आपको पता ही है। एक्सेलरेशन तो होगा है, कैसे होता है स्पेस में, कैसे होता है ग्रेविटी, मान लिए ना हम। कैसा लड़का, जब बोल दिए एयर है वैक्यूम मानते हैं, क्या होता है? बोल दिए तो फिर हो गया खत्म। जब बोल इफेक्ट होता है, अभी क्या बोले? इफेक्ट होता है, लेकिन अभी हम लोगों को ग्रेविटी इन्वॉल्व नहीं करना है। प्रोजेक्टाइल में ग्रेविटी इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन यहां पे ग्रेविटी पहले बोल दे ना ग्रेविटी फ्री है, तो फिर काहे ना ग्रेविटी को फिर ला क्यों रहे हो? ग्रेविटी वाला सवाल करा देंगे अलग से। हाँ, तब यहां पे ए नहीं, ए इफेक्टिव यूज होता है, समझो बात को। जब हम बोल दिए कि ग्रेविटी फ्री है, तो अभी ग्रेविटी फ्री कहिए ना, ग्रेविटी वाला सवाल करा देंगे ना। अभी ग्रेविटी नहीं है, समझ गए? ग्रेविटी कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, स्पेस में ये काम कर रहा है। खुश? एक्सेलरेशन होगा, हो गया। और क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल इन वाई डायरेक्शन। आप ये बताइए डिस्टेंस ट्रेवल वाई डायरेक्शन में कितना हमने माना है? वाई माना। जब तक ये पार्टिकल यहां से यहां गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्या उतने ही टाइम में ये इतना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया है? मतलब टाइम वही होगा, टाइम बराबर टी होगा, बोलो इतना ही टाइम होगा, L बाय B के बराबर। बस इसके लिए इक्वेशन लिखोगे एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? आप ये बताइए एक बात, फोर्स किधर लग रही है? ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन किधर हो रहा है? मतलब जा बॉडी किधर रही है, मोशन किधर हो रहा है? वाई डायरेक्शन में। मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव कि नेगेटिव? जिधर फोर्स लगा अगर उधर ही मोशन होता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। ध्यान रखेंगे इस बात का, क्योंकि एक सवाल देंगे उसमें ये चीज इन्वॉल्व होगा। खैर आई बात समझ में? y इक्वल टू यू वाई का वैल्यू है नहीं, खत्म। हाफ ए वाई का वैल्यू कितना? क्यू ई बाय एम, और टी का वैल्यू पुट कर दे एल बाय वी नट। कोई दिक्कत? वहां से एल बाय वी नट, काम खत्म। तो आपके पास y इक्वल टू आ गया कितना? y इक्वल टू क्यू ई एल बाय, कुछ छूट रहा है क्या? अच्छा स्क्वायर, तो स्क्वायर बाय 2m वी नट स्क्वायर। ये आ गया आपका y फाइंड करना है, आ गया क्लियर। अब एक चीज और पूछती है कि कितना ये कितना डिफ्लेक्ट हुआ, ये क्या बताया? कितना डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब जिधर जाना था उधर ना जाके ये कहां गया? तो इतना दूर बाद गया,
तो इसको कहते हैं डिफ्लेक्शन। ये क्या कहलाएगा? अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, एक्चुअल पाथ से कितना ये डाइवर्ज हुआ है, अमाउंट ऑफ डाइवर्जेंस या अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, समझ गए। दूसरा, कितने एंगल से, जब वो इजेक्ट होगा फील्ड से बाहर हो रहा होगा तो कुछ एंगल से बाहर हो रहा होगा, ये एंगल भी पूछा जाता है। एंगल निकालने का तरीका आपको पता है, क्या करते हैं? tan थीटा। गुड। आप ये बताइए इस सिचुएशन को जरा हम देखें, ये कुछ है, यहां पे ये भी होगी ना, इसके दो कंपोनेंट होंगे, बोलो जरा। एक होगा, हाँ, एक होगा वी वाई की तरफ और एक होगा वी एक्स की तरफ। आपको अगर tan थीटा निकालना है, tan थीटा निकालना है तो आपको वी वाई बाय वी एक्स करना पड़ेगा। अब ये वी वाई बाय वी एक्स करते कैसे हैं, इसलिए बोले थे ना प्रोजेक्टाइल देख के आइए। आइए फिर वी वाई आपको वाई वाला इक्वेशन बताएगा और वी एक्स आपको एक्स वाला बताएगा। आइए अगर हम वी एक्स निकालें तो वी एक्स इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख दें, यू एक्स प्लस ए एक्स टी। यू एक्स है, हाँ है। वी एक्स इक्वल टू यू एक्स तो आपके पास है कितना, देखो जरा, वी नट ए है नहीं ना, खत्म। आई बात समझ में? तो वी एक्स आपके पास आ गया, कोई दिक्कत। वी वाई बताओ, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई आपके पास है, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में नहीं, ए वाई है, तो वी वाई का वैल्यू आ गया। ए वाई का वैल्यू देखो जरा, ए इक्वल टू क्यू ई बाय एम इंटू टी आ गया। अब आपके पास tan थीटा, तो अब नाउ tan थीटा इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स। वी वाई का वैल्यू क्यू ई बाय एम इंटू टी। टी का वैल्यू पुट कर दे वहां से, टी का वैल्यू एल बाय वी नट और वी एक्स का वैल्यू वी नट, तो वी नट स्क्वायर। बोलो, वी एक्स का वैल्यू वी नट ना, वी नट स्क्वायर। चलिए छाप लीजिए। ये दो चीजें आपसे पूछी जाती है, एक वाई और दूसरा tan थीटा। नोट करिए इसे, कर देते हैं, एक बार और समझा देते हैं। देखिए, जब किसी पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, फोर्स तो लगेगा ही। हमने एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट लिया और इसमें एक इलेक्ट्रॉन को, आप चाहो तो प्रोटॉन को भी डाल सकते हो, उसके हिसाब से फिर पाथ बनेगा, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा फिर, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रोटॉन होता, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता, तो ये किधर जाता, इस तरफ पाथ होता ना, इसका सेम सिचुएशन होती ना, कहानी सेम होती, कैलकुलेशन भी लगभग सेम होता ना, सारा कुछ सेम होता ना, डायरेक्शन का मामला बस बदल जाता है ना। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स तो इस तरफ पॉजिटिव प्लेट बुलाएगा, इस फोर्स के साथ नेगेटिव प्लेट भी बोलेगा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ओवरऑल इस फोर्स से प्लेट की तरफ जाएगा। तो अगर ये फोर्स लगेगा तो मोशन में चेंजेस होंगी और पाथ इसका इस तरह का बनेगा, पैराबोलिक, या आप ये कह सकते हैं अपवर्ड प्रोजेक्टाइल, ऐसा कुछ बनेगा। तो हमें दिख गया कि दो डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, मतलब दो मोशन होगा इसका। तो दो मोशन को सॉल्व करने का तरीका है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में हम लोग करते हैं, दोनों मोशन को पार्ट वाइज करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल में देख रहे होते हैं मोशन और एक वर्टिकल में। तो वर्टिकल मोशन आपको इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करने हैं। तो देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए रिलेटेड जितनी भी चीजें हमें चाहिए होगी वो पहले हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे इनिशियल वेलोसिटी, नहीं, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और टाइम, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर। इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है वी नट जो हमने दे रखा है। एक्सेलरेशन, जब मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा होता है तो उस पर ग्रेविटी नहीं लगानी होती है। जब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम में जी नहीं लगाते ना, हॉरिजॉन्टल मोशन में एक्सेलरेशन नहीं लगाते हम लोग, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस जब ये आउट जाएगा, मतलब फील्ड को पास कर जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइडेड जो प्लेट है उसका लेंथ के बराबर, लेंथ हमने माना है एक, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन x डायरेक्शन l कितने टाइम में t। इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए नहीं होने की वजह से ये पूरा टर्म एलिमिनेट हो गया, तो यहां से s का वैल्यू l, u x का वैल्यू v नॉट, t का वैल्यू t पुट कर दिए, आ गया ये वाला रिलेशन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की कहानी हो गई खत्म। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये होगा सिंपल रिलेशन।
अब वर्टिकल की बात हो गई, आइए वर्टिकल की बात करते हैं। तो वर्टिकल में क्या इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी? नहीं। एक्सेलरेशन है, क्योंकि फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल पे ऊपर, कितना? F, और इसका मास कुछ है, तो एक्सेलरेशन बनेगा ऊपर की तरफ, कितना? F/m, फोर्स QE/m। ऊपर गया ये कितना? y डायरेक्शन ऊपर गया है, y हाइट ऊपर गया है, मान लिए कितनी टाइम में? उतने ही टाइम में t, जिसका वैल्यू अभी अभी आपने L/v नॉट करा था। इसके लिए भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, s इक्वल टी ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। u नहीं होने की वजह से ये वाला टर्म एलिमिनेट हो गया, हाफ की जगह पे हाफ, ay की जगह पे QE/m और t स्क्वायर की जगह पे t का स्क्वायर। सॉल्व कर दिए, यहां से हमें आ गया आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन। इसको कहते हैं वर्टिकली ये कितना गया, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन आ गया। अब हमसे ये पूछा जाता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, जब ये इजेक्ट हो रहा होगा प्लेट फील्ड से तो कितने, सेम तो जा नहीं रहोगी, कुछ एंगल से निकलेगी। वो एंगल कैसे निकलेगा? उसके लिए हमें उस पॉइंट पे वेलोसिटी का कंपोनेंट कर लीजिए आप। तो उस पॉइंट पे चले गए, उस पॉइंट पे वेलोसिटी मान लीजिए कुछ होगी, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक Vx और एक Vy। फाइनल वेलोसिटी कुछ होगी ना, तो फाइनल वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या था? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी इसी इक्वेशन से आता था ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर आप x में लगा रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी भी x वाला लोगे और एक्सेलरेशन भी x वाला लोगे। तो इनिशियल वेलोसिटी x में था, लेकिन एक्सेलरेशन x में नहीं है, इसीलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी नहीं बदलती है, बताए थे आपको। खैर ये एज इट इज रह गया। उसी तरह से हमने वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी निकाल ली, कितना? u प्लस ए टी। वर्टिकल डायरेक्शन में u नहीं होने की वजह से, इनिशियल वेलोसिटी नहीं होने की वजह से ये वाला टर्म एलिमिनेट, ए वाई का वैल्यू QE/m और t का वैल्यू t एज इट इज पुट कर दिया हमने। t का वैल्यू कितना है? L/v नॉट पुट कर दिया। अब यहाँ पे tan थीटा आपका आ गया Vy/Vx। जब Vy/Vx आप करोगे तो Vy का वैल्यू अभी अभी आपने निकाला है, कितना? QEm/L/v नॉट और Vx का वैल्यू v नॉट मल्टीप्लाई होके v नॉट स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और ये हो गया आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन, जिसको y कहते हैं। क्लियर है? वर्टिकल डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन से रिलेटेड बातें हो गई। ठीक, कल की क्लास में आपको एक दो सवाल करा देंगे ताकि ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। आवश्यकता तो वैसे नहीं है, बोर्ड में इससे ज्यादा नहीं पूछता है, फिर भी कंसेप्ट बता देंगे तो ये चीजें आपके दिमाग में कंप्लीटली सेट कर जाएगी। ठीक है, आज के इतना ही, मिलते हैं कल हम लोग। धन्यवाद। किसी को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।